दोस्तों नमस्कार। बीपीएससी टेस्ट सीरीज में यह टेस्ट सीरीज का 5वां कड़ी यानी 5वां सेट और प्रथम पाठ के रूप में आप तक पहुंच चुका है। चलिए आप आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। तो जैन धर्म का संस्थापक के तौर पर अगर आप प्रथम तीर्थंकर को देखेंगे तो वो है ऋषभदेव और 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी। इसके बीच में एक तीर्थंकर और याद कर लेंगे, वो 23वां होगा, वो पार्श्वनाथ। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडल वन में होता है और उसकी मृत्यु 468 यानी 68 ईसा पूर्व में पावापुरी में होता है। तो महावीर स्वामी द्वारा जो जैन धर्म का आगे बढ़ाने की कोशिश किए, इसमें जो आधारभूत बिंदु है वो 5 बिंदु है मुख्य रूप से। तो उसमें उस आधारभूत बिंदु को 5 महावर्त भी कहा गया, जिसमें खासकर भिक्षुओं के लिए आवश्यक था। ये विधान है एक तरह भिक्षुओं के लिए। उसमें क्या क्या 5 बिंदु है, ये है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो ये 5 बिंदु है। तो 5 बिंदु के रूप में यहाँ पर आधारभूत बिंदु दिया हुआ आपके क्वेश्चन में, तो इसलिए इसका आंसर आपका होगा ई, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये पाँचों बिंदु जिसे 5 महावर्त के नाम जाना जाता है, इसे भिक्षुओं को पालन करना जरूरी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो मौर्य वंश के एक शासक अशोक ने किया। आपको पता होगा, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कहा कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारा खून बह चुका था। इस खून को देखकर इनके मन द्रवित हुए और ये खून बहाने से बंद कर दे कि अब मैं खून नहीं बहाऊंगा, यानी युद्ध नहीं करूंगा। ठीक है, और इसने अपना धर्म भी बदल लिए, यानी बौद्ध धर्म अपना लिए और इसने एक नया, आप कह सकते हैं सभी धर्मों का मिलन स्थल धम्म नीति को भी अपनाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राजवंश हुणों के अतिक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो ये राजवंश है गुप्त वंश। गुप्त वंश के समय, खासकर स्कंद गुप्त के समय बहुत ज़्यादा हुणों का आक्रमण हुआ, जिससे ये वंश अत्यंत विचलित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है चोल वंश। चोल वंश का संस्थापक सेकंड चोल वंश है, ये एक पहला चोल वंश और है, वो विजयालय, इस चोल वंश संस्थापक विजयालय है और इसने तंजौर को अपना राजधानी बनाया। दूसरी बातें और जान लेंगे, इस चोल वंश का सबसे महान कार्य है जो है वो पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना। ठीक है, ये याद रखेंगे। स्थापना आगे चल गई, यही पंचायती राज व्यवस्था आगे चलकर हमारे देश में आज भी लागू है। ठीक है, तो दोस्त याद रखेंगे, चोल वंश का बहुत बड़ा एक उपलब्धि है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य है, वो है सातवाहन। ठीक है, सातवाहन शासक में 2 शासक का बहुत इंपॉर्टेंस याद रखेंगे, गौतमपुत्र सातकर्णी और यज्ञश्री सातकर्णी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो आपका ये पुरातत्व संबंधी खुदाई, सिंधु घाटी सभ्यता को जानने के लिए एकमात्र मेरे पास स्रोत है, वो है खुदाई से प्राप्त हुआ, जो वस्तु प्राप्त हुआ है पुरातत्व वस्तु, उसी के साथ जानते हैं, क्योंकि इसका लिखा हुआ तो मिला, लेकिन हम लोगों द्वारा विद्वान कोशिश किया पढ़ने का, लेकिन पढ़ नहीं पाए और आज भी लिखा हुआ है। तो इस लिखावट को जब नहीं पढ़ पाया, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को जानने के लिए या हड़प्पा सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता या इस तरह का जो भी इस सभ्यता के बारे में जानने के लिए एकमात्र है, वो है पुरातत्व संबंधी खुदाई। ठीक है, ये भी जान लीजिए कि इसका जो कार्यकाल है, इस सभ्यता का जो कार्यकाल है, आप उसको देख लेंगे, वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था? दोस्तों ध्यान रखेंगे, प्राचीन काल में आर्य पहले पशुपालन करते थे। ठीक है, इसके बाद आगे चलकर कृषि कार्य हो गया, यानी ऋग्वैदिक काल में पशुपालन करते थे और आगे चल कृषि कार्य को अपना लिए, तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा यहाँ पर कृषि, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था?
ये था पानीपत का प्रथम युद्ध। ये कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि ये जो युद्ध हुआ था, ये युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, यानी अफगान शासक इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। लोदी वंश का अंतिम शासक भी कह सकते हैं। तो इब्राहिम लोदी हार जाते हैं, बाबर जीतते हैं। इसमें बाबर ने पानीपत की युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था। खानवा का युद्ध भी बाबर ने लड़ा था 17 मार्च 1528 को। इसके बाद प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 को हुआ था, और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 यानी 14 जनवरी 1761 को हुआ था। ठीक है। दिल्ली और टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? तो लाने वाले शासक हैं फिरोज शाह तुगलक, यानी तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा यानी सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, टोपरा से ये अशोक स्तंभ दिल्ली लेके गए, और मेरठ से भी एक अशोक स्तंभ दिल्ली लेके चले गए। कौन? फिरोज शाह तुगलक द्वारा। ठीक है। तो एक बात और ध्यान रखेंगे, जो इसका अशोक जी का मेन जो स्तंभ थे, यानी 7 स्तंभ हैं और वो 6 स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। इस अशोक स्तंभ को खोजने का सबसे पहला काम जो किए थे 1750 में किसने किया था? टिपेंथेलर ने किया था। और इस अशोक स्तंभ को पढ़ने में जो कामयाबी हासिल किए थे वे थे जेम्स प्रिंसेप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियाउद्दीन बर्नी, इसको मिलान करना है। देखिए मिलान कर लीजिए। जियाउद्दीन बर्नी, तारीख फिरोज शाही, ध्यान रखेंगे। हसन निजामी, ताजुल मासिर, इसके बाद मिनाज उस सिराज, तबकाते नासरी, और अहमद याह्या बिन अहमद, तारिक ए मुबारक शाही। ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आपका आंसर देख लीजिए, जो होता है आप मिलान कर लीजिए इसको, तो अच्छा रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? ठीक है। तो ये विजारत का चरमोत्कर्ष जो होता है वो है तुगलक वंश। ठीक है। विजारत का मतलब है मंत्री परिषद, ध्यान रखेंगे। और इस्लाम जगत में विजारत प्रथा को संविधान में मान्यता दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको मिलान करना है। अकबर मिलान कीजिए आईने 10 साला से। ठीक है। आईने 10 साला से मिलान कीजिए अकबर को। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक को प्रतीक मुद्रा के रूप में, इल्तुतमिश को चिहलगानी अमीर के रूप में, और शेषा सूरी को सड़क के आजम के रूप में। ठीक है। मिलान कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है। यहाँ पर मिलान करने की आवश्यकता नहीं है। साहेल क्षेत्र किस महाद्वीप में स्थित है? तो साहेल क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, इसलिए इसका आंसर ई होगा, ध्यान रखेंगे। खुटकट्टी कानून व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? तो ये जनजाति है मुंडा। ठीक है। मुंडा जनजाति का मुंडा विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व किए थे बिरसा मुंडा, याद रखेंगे। बिरसा मुंडा 1899 में, याद रखेंगे। तो ये हुआ था यूं कि रांची क्षेत्र में मुंडा लोगों का निवास स्थान में बाहरी तत्व, कहने का मतलब बाहर से व्यापारी वहाँ चले गए थे। उन व्यापारियों को बाहर निकालने के लिए बिरसा मुंडा ने कहा कि मुझे भगवान ने भेजा है, मैं भगवान का दूत हूँ, मुझे आप लोग साथ दीजिए, जितने भी बाहरी तत्व हैं सबको भगा दिया जाएगा। ठीक है। और इसने अपना काम शुरू किया। आगे चलकर अंग्रेजों द्वारा इसे गिरफ्तार कर लेते हैं, और 1900 ईस्वी में लगभग इसकी मृत्यु हो जाता है, जेल में ही हैजा के वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है। सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित कौन नहीं? राजा राम मोहन राय वाले सुमेलित नहीं, क्योंकि यहाँ पर राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज का स्थापना किया थे, ना कि आदि ब्रह्म समाज का। ठीक है। और इसके बाद प्रार्थना समाज सही है, दयाराम सरस्वती आर्य समाज ये भी सही है, विवेकानंद रामकृष्ण मिशन ये भी सही है। ठीक है। और आदि ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन करेंगे, क्योंकि आगे चल के राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा इस समाज को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ कारणों से मतभेद होने की वजह से ब्रह्म समाज में फूट पड़ेगी और ब्रह्म समाज 2 भाग में बढ़ जाएगा। इसमें आदि ब्रह्म समाज का के रूप में केशव चंद्र सेन ने स्थापित करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? तो रंजीत सिंह सकुचकिया मिसल से संबंधित है। पंजाब के शासक रंजीत सिंह के बारे में ये जान लीजिए कि 12 आगे चलकर जो सिख सरदार की मृत्यु होने के बाद पंजाब का जो शासक होते हैं वो 12 मिसलों में बढ़ जाते हैं, यानी 12 समुदाय में बढ़ जाते हैं। और 12वां मिसल में आज सबसे ताकतवर मिसल सकुचकिया मिसल थे। इसी मिसल से रंजीत सिंह संबंध रखते हैं और रंजीत सिंह आगे चल के पंजाब के शासक बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावन यानी स्टैंड स्टिल समझौता के पक्षधर थे? तो देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तो माउंटबेटन योजना के बाद जो स्वतंत्रता अधिनियम आए थे 1947, उसमें कहा गया था कि देशी रियासत को या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाइए या हिंदुस्तान में शामिल होइए या तो स्वतंत्र रहिए। स्वतंत्र रहने वाले कौन कौन हैं? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़। ठीक है, तो इसमें जो स्टैंड स्टिल का समझौता किया था वो थे हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? तो ये चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किसने अपनाया था? जॉन लॉरेंस ने। खासकर किसके संबंध में? अफगानिस्तान के युद्ध के साथ में संबंध में इस तरह के अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो वो है आपका भारत परिषद अधिनियम 1861। अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस, ध्यान रखेंगे, ऑर्डिनेंस ये राष्ट्रपति 1, 2, 3 यानी 123 और राज्यपाल 213 के तहत जारी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है? तो यहाँ पर 2 का सुमेलन नहीं है, लॉर्ड लॉरेंस और लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड लॉरेंस यहाँ संबंध रखेंगे, व्यक्तिगत सिद्धांत जो है वो डलहौजी का है और लॉर्ड कैनिंग बंगाल विभाजन से संबंधित रखते हैं। ठीक है, आगे है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज अधिक शक्तिशाली था और फ्रांसीसी हार जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो महाराष्ट्र में घटित हुई थी भील विद्रोह, ये रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखेंगे, आंध्र प्रदेश में, कोल विद्रोह रांची एरिया में, ठीक है, रांची एरिया में, और संथाल विद्रोह आपका दुमका प्रमंडल में, यानी भागलपुर साहेबगंज की तरफ, राजमहल की तरफ दुमका प्रमंडल में ये हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया था? तो ये होगा आपको 1929 में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे और इसी में कहा था पूर्ण स्वराज का अपना उद्देश्य घोषित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा? तो किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक ने लिखे थे। बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि आर्य लोग यहाँ से आए थे, आर्कटिक से या ध्रुव प्रदेश से आए थे और इसने एक पुस्तक लिखे हैं, उस पुस्तक का नाम है आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो सुमेल कौन नहीं, ध्यान रखेंगे, ये आपका डी सुमेल नहीं है क्योंकि ये आंदोलन असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था, ना कि 30 में हुआ था, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबंध किया? ठीक है, तो इसको किसने किया था? अरविंद घोष ने, ध्यान रखेंगे। अरविंद घोष आगे चल के पांडिचेरी चल जाते हैं और अपने संन्यास भरी जिंदगी जीते हैं क्योंकि 1908 से पहले इसे गिरफ्तार करके जेल ले गया था, जो कि साधु संत अच्छा व्यक्ति होने की वजह से इसका दिल द्रवित होते हैं और ये बाहर निकलने बाद संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भूकंप चेतावनी ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो वो राज्य है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड, ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड है, उस ऐप का नाम है उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप। ठीक है, और इस ऐप को बनाने में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष
कौन था? तो वो थे आगा खां। याद रखेंगे 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और इसका स्थापना करने में सबसे महान नेता के तौर पर जो थे साथ दिए थे वो थे नवाब सलीमुल्लाह द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय चिकित्सा प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो ये आयुर्वेद, सिद्धि, यूनानी, प्राकृति सब शामिल है, यानी इसका आंसर ई होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पश्चिमी तटीय निम्न शहरों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो विचार कीजिए शहरों पर। तो देखिए जंजीरा कहाँ पर है? ये आपका गुजरात में है। कन्नूर कहाँ पर है? कर्नाटक में है। नागरकोइल तमिलनाडु में। इसके बाद सिंधुदुर्ग ये आपका महाराष्ट्र में है। तो इसका मतलब जंजीरा पहले होगा, इसका सिंधुदुर्ग होगा, इसका कन्नूर होगा, इसके बाद नागरकोइल होगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर अगर आप इस तरह देखेंगे तो इसका आंसर आपका डी होगा। इस बात का ध्यान रखें। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन नहीं है इस पर आप लोग गौर करेंगे। ठीक है, तो इसमें सुमेलित सी नहीं है। इससे पूर्व आइसोबार, देखिए आइसोबार है, ये समदाब को दर्शाने वाली रेखा है, यानी वायुदाब को दर्शाने वाली रेखा है। ठीक है, आइसोहेलाइन जो है, ठीक है, ये आइसोहेलाइन जिसके बारे में बर्फ वर्षा दिया हुआ है, ये एक्चुअली होता है क्या है, समुद्र जल में खारेपन की मात्रा प्रदर्शित करने वाली रेखा है। यानी यहाँ पर बर्फ वर्षा नहीं बल्कि समुद्र में जो खारे पानी कितना होता है इसको दर्शाने के लिए ये रेखा है। ठीक है, आइसोहाइट क्या है? वर्षा की मात्रा, वर्षा के समान मात्रा वाले स्थानों पर मिलाने वाली रेखा है, यानी वर्षा संबंधित है। और एक आइसोबार है, आपको बता चुका हूँ आइसोबार। इसके बाद आपके पास क्या बचा? आइसोहाइट तो बता ही दिया। ठीक है, आइसोहेलाइन, आइसोबार, इसके आइसोबाथ है। ठीक है, आइसोबाथ में ही समुद्र की गहराई को मापने के लिए या समुद्र की गहराई की रेखा को बताने के लिए की जाने वाली रेखा है। तो इसका मतलब सिर्फ सब सही है, बस आइसोहेलाइन वो सही नहीं है, क्योंकि वो खारा पानी नापने का एक ये रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूवैज्ञानिक कालक्रम के अनुसार निम्न अधोलिखित का सही क्रम है। देखिए इसका सही क्रम को आप कैसे मिलाएंगे? अरावली सबसे पुराना है और हिमालय सबसे बाद का है। तो यानी 1 और 4 जहाँ पर सबसे लास्ट में आपका होगा वो बी आंसर होगा सही। इसके बाद है आपके पूर्वी घाट और दक्कन ट्रैप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है। कहाँ स्थित नहीं है? मध्य प्रदेश स्थित नहीं है, बाकी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में स्थित है दंडकारण्य। सरदार सरोवर योजना से लाभान्वित होने वाला राज्य है वो कौन कौन राज्य है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। ये जो सरदार सरोवर योजना है ये नर्मदा नदी पर, ध्यान रखेंगे, नर्मदा नदी पर है, इस पर बांध बना हुआ सरदार सरोवर बांध। तो इसी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान ये चारों राज्य से लाभान्वित होते हैं। इसको मिलान कीजिएगा। ठीक है, कोयम्बटूर को किससे मिलान करना है? सूती वस्त्र से, राउरकेला को लो इस्पात से, कपूरथला को रेल डब्बा से, बरौनी को तेल शोधन से मिलान कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये फिर से मिलान करना यहाँ पर है। कोटा को राजस्थान से मिलाइए। ठीक है, कोटा को राजस्थान से मिलाइए। इसके बाद आपके पास है काकड़ापारा गुजरात से मिलाइए। तारापुर महाराष्ट्र से मिला दीजिए। तारापुर को महाराष्ट्र से मिला दीजिए। ठीक है, तारापुर को महाराष्ट्र और नरोड़ा उत्तर प्रदेश से मिला दीजिए। ठीक है, तो इस तरह करके मिलान कर देंगे तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलबुल परियोजना का संबंध है, किससे संबंध है? तो झेलम से संबंध। झेलम जो है वो सिंधु की सहायक नदी है, ध्यान रखेंगे, सिंधु सहायक नदी है। बाकी जो आपके रावी, सतलज, ब्यास भी सिंधु सहायक नदी है, लेकिन तुलबुल परियोजना झेलम पे बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोब में 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है प्रधान देशांतर पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्रधान देशांतर पर न्यूनतम दूरी होती है। निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? तो ये सुमेल नहीं है, ये आपको हम्बोल्ट धारा सुमेल नहीं है, बाकी सारी धाराएं सुमेल है। ठीक है, हम्बोल्ट जो धारा है, ठीक है, हम्बोल्ट जो धारा है वो कहाँ चलती है? ध्यान रखेंगे, ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर चलती है और ये इसका संबंध है दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर से। उत्तरी प्रशांत महासागर से नहीं, दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर से संबंध रखते हैं। ठीक है, और हम्बोल्ट धारा को पेरू धारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो ये आपकी राइन नदी भ्रंश घाटी पे बहती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल
को परावर्तित किया जाता है वो आपको आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल से बेतार तार यानी करने मतलब है कि हम जो हमारा वायरलेस जो काम करता है वो आयनोस्फीयर से ही रिटर्न होकर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में स्थल अवरुद्ध देश है वो है केवल वो है आपका लाओस। ठीक है, लाओस के बारे में जानेंगे कि लाओस एक स्थलबद्ध या स्थल अवरुद्ध देश है। इसके उत्तर में चीन, पूर्व में वियतनाम, दक्षिण में कंबोडिया तथा पश्चिम में म्यांमार है। ठीक है, एवं थाईलैंड है। तो याद रखेंगे लाओस इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों का समूह में सम्मिलित नहीं है। तो पहले ये समझिएगा स्कैंडिनेवियन देश में कौन कौन शामिल है। तो वो आपका नॉर्वे शामिल है, इसके बाद स्वीडन शामिल है, इसके बाद डेनमार्क शामिल है और इसके बाद आइसलैंड भी शामिल है। लेकिन यहाँ पर शामिल कौन नहीं है, फिनलैंड है नहीं शामिल है। इसका मतलब आपका आंसर होगा फिनलैंड। इस बात को गौर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, किसको पृथक करता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है। ठीक है, इसका मिलान कीजिएगा। देखिए मिलान कीजिए इसको, तांजानिया को डोडामा से मिलान कीजिए। ठीक है, तांजानिया को डोडामा से मिलान कीजिए। इसके बाद केनिया को नैरोबी से, ठीक है, केनिया को नैरोबी से मिलान कीजिए। इसके बाद इसको मिलान कीजिए नामीबिया को विंडहॉक से। ठीक है, विंडहॉक से मिलान कीजिए तांजानिया को डोडोमा से। इसके बाद मोरक्को है जो राबात होगा। ठीक है, यानी तांजानिया को डोडोमा, केनिया नैरोबी, नामीबिया विंडहॉक और मोरक्को राबात इसकी सब राजधानियाँ हैं। आप इसको मिलान कर लीजिए, याद कर लीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसानों को वित्तीय सहायता के लिए राज्य और उनकी योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ सही सुमेलित कौन कौन है ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपको 2 सही सुमेलित है, तेलंगाना रायथू बंधु और पश्चिम बंगाल कृषक बंधु। 2 सही है, इसलिए आपका आंसर ई होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बात और ध्यान रखेंगे यहाँ पर से कि कालिया जो है वो आपका उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, और रायथू तो बता ही दिया आपको तेलंगाना से संबंधित है, ये झारखंड संबंधित वो नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर 2 सही है, तो इसका आंसर ई होगा, ध्यान रखेंगे। कोयला के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है। तो अधिक कार्बन अंश किस में होता है, एंथ्रासाइट में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, एंथ्रासाइट में होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, कौन सुमेल नहीं है, इसकी बात को ध्यान रखेंगे। तो देखिए सुमेल जो नहीं है वो आप यहाँ पर पहले देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद आप गौर करेंगे सुमेल कौन नहीं है। असन लोहा इस्पात सही है, डेट्रियाट ऑटोमोबाइल ये भी सही है, चेलिया ब्रिक्स ये पोत निर्माण ये भी सही है, मिलान रेशमी वस्त्र ये भी सही है। तो इसका मतलब सब सही है, इसका मतलब इसका आंसर ई होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में कौन देश खनिज तेल के निर्यातक एवं आयातक दोनों है। तो वो है आपका USA यानी अमेरिका, ध्यान रखेंगे, अमेरिका, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। 25 का संबंध किससे है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, धर्म की स्वतंत्रता से। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता से यानी फंडामेंटल राइट है, ये फंडामेंटल राइट है। इससे समता का अधिकार 14, ध्यान रखें, संपत्ति का अधिकार ये अब हट के 300A हो गया है। ठीक है, इसके बाद अल्पसंख्यक के सुरक्षा के लिए 29-30, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार है, कैसा अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है, ध्यान रखेंगे। संपत्ति अधिकार कानूनी अधिकार है क्योंकि मूल अधिकार हुआ करता था पहले, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद इससे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ था, कैसे सृजन हुआ था क्षेत्रीय परिषदों का, याद रखेंगे, संसदीय कानून द्वारा। इसका जो अध्यक्ष होता है वो गृह मंत्री होता है, ध्यान रखेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। दूसरी बातें, ये क्षेत्रीय परिषद 5 क्षेत्रों में बटा हुआ है, 5 क्षेत्रों में बटा हुआ है, 5 क्षेत्रीय परिषद में बटा हुआ है और ये उनका अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो होते हैं वो CM होते हैं, वहाँ के CM होते हैं, ध्यान रखेंगे। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है, गृह मंत्री होता है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। लाभ का पद परिभाषित हुआ है,
लाभ का पद परिभाषित कैसे हुआ है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तदर्थ न्यायाधीश की जब भी बात आएगा दोस्तों ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 127 के तहत तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपका डी होगा, यानी न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं होता है, तब तदर्थ न्यायाधीश का नियुक्ति किया जाता है। भारत में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आर्टिकल 126 के तहत राष्ट्रपति करते हैं, ध्यान रखेंगे। डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है? डालमिया नगर आपका प्रसिद्ध है सीमेंट के लिए, ध्यान रखेंगे सीमेंट के लिए, यहाँ पर कोई इसका आंसर नहीं है, इसलिए इसका आंसर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसने किया था? ये किए थे बलवंत राय मेहता ने। कब किए थे? 1959 को किए थे, और इसी वजह से 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल करने से रोका गया है? ये है आपका 52वां 1985 में अधिनियम आया था, और कहा गया था कि जिस पार्टी से आप चुनाव लड़ के आए हैं उसी पार्टी में रहना पड़ेगा, नहीं तो आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, इसमें भी कुछ अपवाद है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो क्षेत्रीय राजनीतिक दल कौन है? ये अकाली दल है, ध्यान रखेंगे। बाकी सब का सब आपका राष्ट्रीय पार्टी है। अगर आप फिलहाल अभी देखेंगे कि मेरे पास कितना राष्ट्रीय पार्टी हैं, तो ध्यान रखेंगे मेरे पास राष्ट्रीय पार्टी 8 गो है, यानी राष्ट्रीय स्तर पर जो मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं वो कौन कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी यानी भाकपा, CPIM सब है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये सब मिलकर 8 पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर है। बाकी यहाँ अकाली दल जो है ये क्षेत्रीय पार्टी के रूप में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है। दोस्तों ध्यान रखें, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी NDC की स्थापना हुआ था 6 अगस्त 1952 को हुआ था, और इसका अध्यक्ष PM ही होते हैं, और इसका उपाध्यक्ष राज्यों का कह सकते हैं इस मुख्यमंत्री लोग होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे इसको क्यों मतलब गठन क्यों किया है, संबंध किस लिए है? तो संबंध है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विकास दर किस वर्ष दर से संबंधित है? तो आपका राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूली शिक्षा के चरणों और भारत में आवंटित वर्षों की संख्या संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले बात कह रहा है कि फाउंडेशन स्टेज। ठीक है, फाउंडेशन स्टेज कितना? 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष ये आपका सही है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है प्रीपरेटरी स्टेज ये आपका 3 वर्ष, यानी ये आपका सही नहीं है, ये आपका 3 वर्ष है। ठीक है, ये सही नहीं है। इसके बाद है मिडिल स्टेज। ठीक है, ये भी आपका 4 वर्ष नहीं बल्कि ये 3 वर्ष है। ठीक है, इसके बाद सेकेंडरी स्टेज ये आपका सही है, यानी 2 सही है 2 गलत है, इसलिए आपका आंसर ई होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बीमारी न्यूनता के निदान हेतु इशिहारा परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो इशिहारा परीक्षण जो होता है ये होता है वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंड के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेलुदा परीक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो फेलुदा परीक्षण जो है वो संबंधित है संक्रमण तत्व की प्रतिक्रियाशीलता से। ठीक है, संक्रमण तत्व की प्रतिक्रियाशीलता से ये जो आपका कहने का मतलब जो विकास के इस प्रशिक्षण को वो किया है CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा इसे विकास किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये आज का पार्ट फर्स्ट के रूप में सेट 5 का क्वेश्चन 65 क्वेश्चन, रेस्ट बचा हुआ क्वेश्चन सेकंड पार्ट में
आपके पास अगले दिन में आएगा। और ध्यान रखेंगे इस बात को लेकर कि दोस्तों अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बस एक लाइक करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।